हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है सोशल एक्सक्लूजन। आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो है एक छोटी सी कुछ लाइन है जो कि सोशल एक्सक्लूजन के बारे में लिखी हुई है यहाँ। चलिए इसको पढ़ते हैं। एवरीवन नीड्स टू स्टॉप द पेन। एवरीवन नीड्स द पेन टू स्टॉप। स्टॉपिंग द पेन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। बहुत अच्छा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए वर्ड्स को चेंज किया है, स्टॉप की जगह पेन किया है, पेन की जगह स्टॉप किया है। और कितना मीनिंगफुल जो है ये तीन लाइनें जो हैं बनी हैं, स्टॉप और पेन। इन दोनों वर्ड्स से मिला के कितनी अच्छी जो है ये लाइंस लिखी गई हैं। एवरीवन नीड्स टू स्टॉप द पेन। Everyone needs the pain to stop. Unless and until you have the pain, you don't have the pain, then you cannot stop this, exclusion. So the pain is very much necessary over here. Everyone needs to stop the pain. Everyone needs the pain to stop. Stopping the pain of social exclusion. Hands up. The universal symbol of surrender, sign of protest, and a signal for self selection to take action. All of these are integral in stopping the pain of social exclusion. यहाँ पर हमने देखा है हैंड्स अप का ये जो सिंबल है, ये हम जानते हैं कि अक्सर सरेंडर, स्पेशली हमने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है हैंड्स अप, हाथों को ऊपर कर देते हैं, खड़ा करते हैं। लेकिन बट दीज आर ऑल्सो द साइन ऑफ प्रोटेस्ट, ऑल्सो द सिग्नल फॉर सेल्फ सिलेक्शन and to take an action. So and these are the things which are essential part of social exclusion. अगर हम social exclusion के ख़िलाफ़ हम लड़ना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ हम बोलना चाहते हैं, तो this is the symbol. Human beings are built to function. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। देखते हैं आज क्या है। Efforts by the state for the upliftment of marginalized sections in India. इसमें हम जानेंगे स्टेट यानी गवर्नमेंट्स, जो अलग अलग ज़माने में अलग अलग जो गवर्नमेंट्स रही हैं, ख़ास तौर से अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अलग अलग एफ़र्ट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने क्या क्या एफ़र्ट्स किए हैं जो शोषण है मार्जिनलाइज सेक्शंस के ख़िलाफ़ रोकने के लिए। Article 15 was evolved with the objective to remove the discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth. It also empowers the state to make reservations to ST, ST, OBC candidates in admission in various educational institutions. अनुच्छेद 15 यानी कि जो आर्टिकल 15 है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है एक स्टेप है। इसके ख़िलाफ़ आपने मूवी लास्ट मेरा जो वीडियो थी उसमें आपने एक छोटा सा क्लिप भी देखा होगा। आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी भी बॉलीवुड में बनी है। तो ये जो है आर्टिकल है ये किसके लिए, किस चीज़ के लिए बना है। ये धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। ये विभिन्न शैक्षणिक जो हमारे जो ST OBC, जो SC और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लोग को एडमिशन्स जो है बहुत जो उनको एडमिशन्स जो है वो देता है रिजर्वेशन के थ्रू। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े देश के, वहाँ पर कुछ ना कुछ सीट जो है रिज़र्व कर दी जाती हैं इन कैंडिडेट्स के लिए इस आर्टिकल के तहत। अगला है आर्टिकल 16 ensures equality in public employment, particularly reservation to ST, SC एंड OBC कैंडिडेट। आर्टिकल 16 जो है बना है किस लिए, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समानता सुनिश्चित करता है और विशेष रूप से SC, ST उम्मीदवारों के लिए। आर्टिकल 15 में हमने देखा कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं ST, ST और OBC उनको रिजर्वेशन देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पर जो 16 है वो रिजर्वेशन देता है गवर्नमेंट जॉब्स में।
Article 17 abolish untouchability and prohibit it in any form. अनुच्छेद 17 ने अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया है और इसे किसी भी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि अनटचेबिलिटी की जैसी जो कुप्रथा थी हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक थी। तो इस आर्टिकल ने उस प्रथा को जो है उस कृति को जो है ख़त्म करके रख दिया और किसी भी तरह के अगर कोई इसको करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। Article 21A ensures free and compulsory education to all children between 6 to 14 years। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो आर्टिकल 21A है ये फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करता है 16 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को। तो इसमें जब बात आती है टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों का मतलब क्या है कि SC ST हों, किसी भी यानी कि मार्जिनलाइज सेक्शंस के बच्चे होंगे ना, उन सभी भी वो सब बच्चे भी इसी के अंदर आते हैं। किसी को ST होने की वजह से, SC होने की वजह से जो है या कोई भी और फॉर्म होने की वजह, मार्जिनलाइज सेक्शंस होने की वजह से आप डिनाई नहीं कर सकते। नोबडी कैन डिनाई। जब बात आई ऑल सेक्शंस यानी कि ऑल चिल्ड्रन, इसका मतलब है सभी बच्चे। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है बच्चों की एजुकेशन के लिए। The Rehabilitation Council of India RCI was set up as a registered society in 1986। भारत की पुनर्वास परिषद RCI की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के तौर पर हुई। ये जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ये बेसिकली जो दिव्यांगजन होते हैं, जो डिसेबल्स हैं, जो PWD हैं, ये उनके लिए बनाई गई थी। On September 1992, the RCI was enacted by the Parliament. It became a statutory body on June 22, 1993. सितंबर 1992 को RCI को संसद द्वारा अधिनियम किया गया था और 22 जून 1993 को इससे एक सांविधिक निकाय बनाया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। The Act was amended by Parliament in 2000। तो इस अधिनियम को पार्लियामेंट ने जो है संशोधित किया 2000 में। अब इसका काम क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक लाइन में कि RCI जो है क्यों इस्टेब्लिश की गई थी। The mandate given to RCI is to regulate and monitor the services given to PWDs। RCI को दिव्यांगजनों को दी गई सुविधाओं को विनियमित करने और निगरानी करने का आदेश दिया गया था। तो इस बॉडी का काम क्या था? RCI का काम क्या है कि ये जो सर्विसेज, जो फैसिलिटीज़ जो हैं PWDs को मिली हैं, उस फैसिलिटीज़ को, उन सर्विसेज को रेगुलेट करना और मॉनिटर करना। The Persons with Disabilities Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act 1995 is an act to give effect to the proclamation on the full participation and equality of the PWDs in Asian and Pacific region। PWD अधिनियम 1995 एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी करने वाला एक अधिनियम है। तो ये जो है PWD एक्ट 1985 ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप इस एक्ट को, इस डेट को आप याद रखें कि ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये जो है लिया गया था कि जो PWDs हैं उनका भी पूरा पार्टिसिपेशन हो, उनकी भी समानता हो, उसके साथ उनको ट्रीट किया जाए एशिया और पैसिफिक रीजन में। इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू द अबव प्रोक्लेमेशन। और भारत जो है इस उपरोक्त घोषणा का एक हस्ताक्षरता है, यानी कि इंडिया ने भी ये जो प्रोक्लेमेशन लिया गया था जो PWDs का फुल पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी के लिए, इसमें जो इंडिया ने भी साइन किया था, इसमें यानी कि इंडिया भी इस चीज़ को, इस प्रोक्लेमेशन को मानेगा और इस चीज़ को, इस
प्रोक्लेमेशन को अपने देश अपने यहाँ फॉलो करेगा। The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 is the disability legislation passed by the Indian government to fulfill its obligation to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which India ratified in 2007. तो ये जो था राइट्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो है, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 is the disability legislation passed by the Indian Parliament. इंडियन पार्लियामेंट ने इस लेजिस्लेशन को 2016 में पास किया था, और जो ऑब्लिगेशन था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो ने एक कन्वेंशन लिया गया था जिसमें जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको कुछ हक दिए गए थे, उनको कुछ राइट्स दिए गए थे। तो उसी के तहत इंडिया ने भी इस चीज़ को फॉलो किया था अपने देश में, और 2016 में जो ये जो लेजिस्लेशन है उसको पास किया गया था, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। दिस एक्ट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग PW एक्ट 1995। तो इस एक्ट ने, यानी कि जो द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 जो है, इसने जो है रिप्लेस कर दिया था PWD एक्ट 1995। अभी हमने पिछले स्लाइड में जो पढ़ा था कि 1995 में एक PWD एक्ट बना था जो कि एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए के जो PWDs हैं उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। इंडिया ने भी उस चीज़ प्रोक्लेमेशन को साइन किया था और अपने देश में उसको फॉलो किया था, लेकिन अब इसको रिप्लेस करके 2016 वाला जो राइट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ये आया है। और ये जो है इसको इंडिया किसको फॉलो कर रहा है यहाँ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। अब इस एक्ट के तहत क्या है, इस एक्ट के तहत क्या फ़ायदे मिले हैं PWDs को, वो हम जानते हैं। इट बेनिफिट्स इंक्लूड रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन नॉट लेस देन 5%, एंड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स नॉट लेस देन 4%, एक्सेट्रा। यानी कि जो हम बात कर रहे थे रिजर्वेशंस की एजुकेशन में और गवर्नमेंट में, दोनों में जो है इसके तहत जो है रिजर्वेशन PWDs को दिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कम से कम 5% देना होगा और गवर्नमेंट जॉब्स में 4% देना होगा। एक बात यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ जो है डिसेबिलिटीज़ हैं जो जिनको कहा जाता है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उन्हीं को जो है यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि इस तरह के जॉब में एजुकेशन हासिल करते हैं सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, उन्हीं के लिए है। इसको वर्ड यूज़ किया जाता है बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, जो कि एक पूरी लिस्ट इसमें बनाई गई है कि कौन कौन से ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कहा जाता है और जिसके तहत PWDs को जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है। और कुछ परसेंटेजेस भी होती है कि अगर डिसेबिलिटी इतनी परसेंट है तो आपको मिल सकती है एजुकेशन में रिजर्वेशन और जॉब। तो इसके अलावा बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अलावा अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा और उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे अलग अलग गवर्नमेंट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं PWDs को, और जो जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके बेनिफिट के लिए। इसी टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।